नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और इस वक्त मैं बनारस में हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र, और मेरे साथ हैं बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। आप सब जानना चाहते होंगे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या हो रहा है। हम भी बाहर निकलते हैं, हर व्यक्ति एक ही सवाल पूछता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और चुनाव में क्या होने वाला है। मुकाबला है उत्तर प्रदेश के लड़कों के बीच, मुकाबला है बीजेपी के चाणक्य के बीच, और बीच में है बहन मायावती भी। तो इस मुकाबले में कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या रणनीति है, ये आज जानेंगे हम अमित जी से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार का जो चुनाव है, सबसे पहले ताज़ा विवाद से शुरू करता हूँ। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि कब्रिस्तान और शमशान तक की बातें होने लगी हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार कब्रिस्तान और शमशान से भी वोट निकलेंगे, वहाँ पर भी वोट मशीन लग गई है? देखिए, वोट मशीन के लिए ये मुद्दे चर्चा में नहीं आते हैं। ये मुद्दे चर्चा में आते हैं गवर्नेंस के हिस्से के नाते। जब कोई सरकार, कोई एडमिनिस्ट्रेशन विकास के कामों के अंदर भी वोट बैंक को एड्रेस करने लगेगा, तुष्टीकरण करेगा, तो मुझे लगता है मुद्दे आएंगे ही। तो आपका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई और चारा नहीं था इस मुद्दे को उछालने के अलावा? बहुत सारे मुद्दे लिए हैं, आप क्यों एक मुद्दा पकड़ रहे हैं? ये भी एक मुद्दा है। अभी एक टीवी चैनल ने एक सर्वेक्षण दिया था कि कितना रुपया स्मशान के लिए दिया और कितना कब्रिस्तान के लिए दिया। यूपी के हर गांव में भेदभाव हुआ है, और इसी के कारण ये जनता के मुद्दे हैं जो हम कह रहे हैं। हम तो जनता के मुद्दों को वाचा दे रहे हैं। दिवाली पर बिजली वर्सेस रमजान पर बिजली, क्या ये चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश नहीं है इन बयानों से? पहले आप मुझे बताइए, दोनों समय में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? दोनों समय में देनी चाहिए। नहीं दी जा रही है, इसलिए उठा रहा है। सांप्रदायिक तो वो कर रहे हैं जो नहीं देते हैं। अगर देते तो मुद्दा ही नहीं बनता। पर आपके बयान के बाद अखिलेश यादव ने कुछ नया डेटा रिलीज किया है जिसमें वो ये कहते हैं कि आप देखिए कि दिवाली पर मैंने कितनी बिजली। मुझे कोई अखिलेश जी के डेटा नहीं देने। मैं तो गाँव में जाता हूँ यूपी के, आप भी चले जाइए, कोई डेटा की जरूरत नहीं। यूपी का बच्चा बच्चा बताएगा। लैपटॉप देने में भी तुष्टीकरण होता है। अमित जी, ये एक दुर्भाग्य नहीं है कि आज हम उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं और आज भी मुद्दे वही हैं कि बिजली नहीं मिल पा रही है। मतलब 24 घंटे बिजली का भी अधिकार लोगों के पास नहीं है। और हम लोग ये देखते हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि अगर विदेशों में आप देखिए, विकसित देशों में 1 घंटे के लिए अगर बिजली चली जाती है तो मंत्री का इस्तीफा हो जाता है। इस देश में भी ऐसी स्थिति आएगी। आज गुजरात में 24 घंटा बिजली पहुंच चुकी है, मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है, छत्तीसगढ़ में पहुंचने की तैयारी में, हर गांव में, राजस्थान में हर गांव में पहुंच रही। यहाँ 15 साल से सपा बसपा का जो शासन चला है, उसने विकास के मामले में उत्तर प्रदेश को बहुत पिछड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता रोजगारी के मामले में अपनी रिपोर्ट थाने में लिखाने में ही संघर्ष कर रही है। बिजली की ओर ध्यान नहीं गया है। वो तब जाता है जब 24 घंटा बिजली मिलना शुरू होती है, और 1 घंटा जाती है तो कंप्लेंट्स आती हैं। यहाँ तो गांव में बिजली पहुंचना बहुत बड़ी बात है। 1600 गांव में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद बिजली पहुंची है, 70 साल की आज़ादी के बाद। और सपा बसपा ने 15 साल में इस यूपी को विकास के मामले में बहुत पिछड़ा बना दिया। 15 साल में कई राज्य कहाँ के कहाँ पहुंच गए। आपने अखिलेश यादव का गधा वाला बयान सुना? मैं ऐसे स्तरविहीन बयानों पे कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। बट आपको ऐसा लगता है कि इस बार का जो चुनाव प्रचार है ऑल टाइम लो चला गया है? हमारी ओर से तो नहीं गया है। घर वाले और बाहर वाले के बीच में एक बड़ा विवाद अब चल रहा है। कांग्रेसी आके कह रहे हैं कि हम घर वाले हैं, हम उत्तर प्रदेश के असली लोग हैं, या ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लड़के वर्सेस बाहर वाले। 11 तारीख को मतगणना के वक्त सुधीर जी सारे मुद्दों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है, सबसे बड़ा मुद्दा गुड गवर्नेंस का है, और सबसे बड़ा मुद्दा यूपी के पिछड़ेपन का है। एक राज्य ऐसा है जहां देश में हत्या करने में सबसे नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है, चोरी, लूट, डकैती, फिरौती, सब जगह क्राइम इतना बड़ा हुआ है, और थानों में इसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। एफआईआर छोड़िए, एफआईआर तो बात की बात है, रिपोर्ट भी नहीं लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा इस बार, क्योंकि जनता परेशान होगी? देखिए, लाभ हमें मिलेगा ये शब्द प्रयोग ठीक नहीं है।
मगर निश्चित रूप से जनता सपा बसपा से मुंह मोड़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र आशा का चिन्ह उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाई पड़ता है। अमित जी, आप अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? सपा और कांग्रेस के गठबंधन को मानते हैं या मायावती को मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है अब प्रतिस्पर्धा 1 नंबर के लिए नहीं रही है, 2 नंबर और 3 नंबर के लिए चल रही है। धीरे धीरे बसपा भी अब काफ़ी अच्छा कर रही है। गठबंधन बहुत पिछड़ चुका है चुनाव में। आप असल में दिल से ये चाहते हैं कि बसपा भी अच्छा करे? हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, जनता चाहती है वही होता है चुनाव में। मैंने ये भी सुना है कि आपकी बैठकें जो हैं आजकल चुनावी बैठकें रात भर चलती हैं। कानपुर में, लखनऊ में आपने पूरी रात बैठकें की, सुबह 3, 4, 5 बजे तक बैठकें हुई। तो ये एक मेहनत की निशानी है या एक बेचैनी की निशानी है? 300 तक पहुंचने की। बट कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है? देखिए, जहाँ तक सादे बहुमत से जीतने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी वो आंकड़ा काफ़ी कंफर्टेबली पार कर लेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर हम एक मजबूत सरकार चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश में विकास कर सके, उत्तर प्रदेश को जातिवाद से ऊपर उठा सके, उत्तर प्रदेश को परिवारवाद से ऊपर उठा सके और उत्तर प्रदेश में से तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त कर दे। अमित जी, 2014 में आपने चमत्कार किया था। उस वक्त आप अंडरडॉग थे, खोने के लिए कुछ खास बचा नहीं था, क्योंकि 2012 से बीजेपी का परफॉर्मेंस यूपी में नीचे ही जा रहा था। तो आपने एक चमत्कार करके दिखाया। लेकिन इस बार बचाने के लिए बहुत कुछ है और इस बार ऐसा लगता है कि जो आपको उस वक्त जो ताज मिला था, आपको वोटों का शहंशाह लोग कहते थे 2014 में, क्योंकि 73 सीट आप जीत के लाए थे इसी यूपी से, इस बार वो ताज जो है वो दांव पर लगा हुआ है। देखिए, मैं चुनाव को इस दृष्टि से नहीं देखता। जहाँ तक आप कहते हैं कि आपको ताज मिला, ये मिला, वो मिला, ये सब मीडिया की बातें होती है। कोई भी विजय किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं होता। उत्तर प्रदेश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही 2014 में जीते थे और मोदी जी के प्रति पूरे देश की जो आशा बंधी थी और मोदी जी के प्रति जिस प्रकार का संवेदनशील रवैया जनता का था, एक वेव था, उसी के कारण हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते थे। और इस बार भी मैं ग्राउंड पर गया हूँ, गाँवों में भी गया हूँ, गाड़ी में भी घुमा हूँ, हेलीकॉप्टर में भी घुमा हूँ। 1 साल से मैं उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ। लगभग 80 में से 79 जिले मेरे समाप्त हो चुके हैं। कई बार गया हूँ कई जिलों में। मैंने भारतीय जनता पार्टी की आंधी देखी है। अब परिणाम आए उस दिन देखना, दूसरे तीसरे राउंड में ही सरकार निश्चित हो जाएगी। अमिताभ बच्चन का एक मशहूर डायलॉग है, मेरे पास माँ है। इस चुनाव में आप यही कहेंगे कि मेरे पास मोदी है? नहीं, स्वाभाविक रूप से मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं। उनकी लोकप्रियता आज भी सरकार बनने के 2.5 साल के बाद भी इतनी ही बरकरार है जितनी 2013 और 14 में थी। तो वो पार्टी के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। इस बार आपने दागी और बागी दोनों से ही आपने परहेज नहीं किया है और इम्पोर्टेड नेताओं को भी आपने खूब सारा टिकट दिया है और उसकी वजह से हमने ये देखा कि आपका जो काडर है उसमें नाराज़गी आई, मायूसी भी आई। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस बार आपको ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े? कोई कॉम्प्रोमाइज़ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। ये सारे लोगों को जो टिकट दिए गए हैं, करीब करीब लोकसभा के चुनाव के वक्त से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। आज उसको 2.5 साल हो गए और कुछ लोग 1 आध साल पहले आए हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक दागी का सवाल है, हमने ऐसे कोई दागी को टिकट नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मुकदमे लिखना एक फैशन हो गई, एक पैटर्न हो गई जी। दागी किसको कहते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं तो अखबारों की कटिंग आपके लिए लेकर आया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि भाई 14% ऑफ कैंडिडेट्स फेस सीरियस क्रिमिनल चार्जेस और उसमें बीजेपी सबसे ऊपर है। सुधीर जी, अगर आप एक ब्लॉक के किसी भी ब्लॉक का चुनाव लड़ लीजिए, आप पे 6 मुकदमे दायर हो जाएंगे यूपी में। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकारें चली हैं और इसी को बदलने के लिए हम उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करते हैं कि थाने किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यालय नहीं होने चाहिए, थाने लोगों की सुरक्षा के लिए होने चाहिए। पर इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बार करीब करीब आपने 30 से 40 ऐसी टिकटें हैं जो कि आपने बाहर के लोगों को दी हैं? ज़्यादा है, थोड़ी 60 के आसपास है, मगर हमने चुनाव के पहले दिया है। और चुनाव के पहले जब पार्टियां टूटती हैं और उसमें से अच्छे लोग मेरी पार्टी की विचारधारा और मेरे पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कर आते हैं, जुड़ते हैं,
तो हम उनको पब्लिक मैंडेट के लिए जनता के सामने रखते हैं। मैं नहीं देखता इसमें कोई सार्वजनिक जीवन की सूचिता का भंग है। अब ये जनता को तय करना है कि उनको चुनना या नहीं चुनना। इसमें से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जैसे रीता जोशी है, जो कि पूरा जीवन आपके खिलाफ बयान देते हुए आई हैं, मोदी जी के खिलाफ बयान देते हुए आई हैं। फिर उसी के बाद वो आपकी पार्टी में जब आते हैं तो आपके ऊपर आप इसको कैसे देखते हैं और आपका कार्यकर्ता उसको कैसे देखता है? देखिए, हम इसी तरह से देखते हैं कि सार्वजनिक जीवन में रीता जी पर कोई दाग है या नहीं है। जो भी आता है उस पर कोई दाग है या नहीं है। कोई एक विचारधारा के साथ लंबे समय के लिए जुड़ा होता है तो बयान देना तो बड़ी स्वाभाविक बात है, मगर उनका सार्वजनिक जीवन कैसा है इसके आधार पर इसका मूल्यांकन होता है। ऐसे मूल्यांकन नहीं होता है सुधीर जी, और सभी पार्टियों में अच्छे लोग उपलब्ध होते हैं। तो भगवान राम का जो वनवास था 14 साल का था, और बीजेपी को भी सत्ता से गए हुए उत्तर प्रदेश में लगभग 14 साल हुए हैं, 14 साल से थोड़ा ज़्यादा, अब 15 साल हो जाएंगे कुछ समय के बाद। आपको ऐसा लगता है कि ये सही मौका है वनवास खत्म करने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश में विकास दोनों जुड़े हुए हैं। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के विकास का वनवास ये 11 मार्च को समाप्त हो जाएगा। 11 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की राजनीति शुरू होगी। विकास उत्तर प्रदेश का हमेशा के लिए चुनाव का मुद्दा बनेगा इस 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद। अमित जी, एक बात जो सब लोग पूछते हैं वो ये है कि आपके पास उत्तर प्रदेश में 73 सांसद हैं, फिर भी आप एक भी चेहरा ऐसा नहीं निकाल पाए जो कि आपके मुख्यमंत्री पद के लिए एक दावेदार या चेहरे के रूप में सामने आ सके। ऐसी क्या मजबूरी है? एक नहीं 10 है, मगर हम रणनीतिक कारणों से इसकी घोषणा करना नहीं चाहते। इससे पहले आपने किया है ऐसा? आपने दिल्ली में ऐसा किया, असम में आपने ऐसा किया कि आपने पहले मुख्यमंत्री? हमने हरियाणा में नहीं किया, झारखंड में नहीं किया, महाराष्ट्र में नहीं किया। तो इसको कमजोरी समझा जाए या इसको रणनीति समझा जाए? रणनीति का एक हिस्सा है, कमजोरी का सवाल ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, आप देखिएगा, बहुत समय के बाद एक मजबूत और स्टॉन्च सरकार बनाने जा रही है। कोई हिंट आज आप देना चाहेंगे? क्योंकि वोटर के सामने इस तरफ जब देखता है तो अखिलेश यादव है, उस तरफ देखता है तो मायावती है, लेकिन जब बीजेपी की तरफ देखता है तो उसको कोई चेहरा समझ में नहीं आ रहा। और मोदी जी तो आएंगे नहीं यहाँ मुख्यमंत्री बनने। देखिए, गुड गवर्नेंस हमारा चेहरा है और यूपी की जनता को मालूम है भाजपा का जो भी बनेगा वो ये 2 चेहरों से तो अच्छा बनेगा। अमित जी, आप इतने बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं। आपने भी ये नोट किया होगा कि बीजेपी जब कांग्रेस से मुकाबला होता है तो जीतती है, लेकिन जहाँ जहाँ आपका मुकाबला क्षेत्रीय दलों से होता है वहाँ वहाँ आप हार जाते हैं। ऐसा नहीं है भैया, आप ऐसे इस तरह से मत बनाए। कई जगह पे हम चुनाव जीते हैं। मैं उदाहरण आपको देता हूँ। देखिए, आप असम में आपका मुकाबला कांग्रेस से था, आप जीत गए। महाराष्ट्र में आपका मुकाबला कांग्रेस से था, आप जीत गए। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार से था, नहीं जीत पाए। दिल्ली में केजरीवाल से था, नहीं जीत पाए। हरियाणा में आप कांग्रेस से जीत गए। इतना सरल मत करिए। हरियाणा में भी स्थानीय दल था, असम में भी स्थानीय दल था, और यहाँ पर भी मुकाबला कांग्रेस और सपा का गठबंधन ही है। ये गठबंधन से आपको टेंशन हुई या आपका काम आसान हुआ? मुझे तो लगता है आसान हो गया। ऐसा क्यों? 103 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के पास कैडर ही नहीं है, और सपा का कैडर कांग्रेस के प्रत्याशियों को स्वीकार नहीं करता है। 103 सीटें छोड़कर अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो मैं नहीं मानता वो बहुमत की दिशा में आगे बढ़ सकती है। लेकिन अमित जी, आप ऐसा भी देखिए कि इस बार चुनाव में आप ज़बरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री का उपयोग कर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। रैलीज उनसे लगातार करवा रहे हैं, जैसे आपने बिहार में भी किया था। भारत सरकार के इतने सारे मंत्री इस वक्त उत्तर प्रदेश में जुटे हुए हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप प्रधानमंत्री पर कुछ ज़्यादा जोर डाल रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए? देखिए, ये प्रॉब्लम जो है सुधीर जी आप लोगों का, वो इसलिए बना है कि इस देश ने 10 साल तक ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जिसकी सभाओं में लोग आते ही नहीं थे। आप इंदिरा जी को देखिए, अटल जी को देखिए, सारे लोग चुनाव लीड करते थे। लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव हो, लोग अपना फैसला सुनाने जा रहे हो, और मेरी पार्टी का सर्वोच्च नेता मेरी पार्टी का पक्ष नहीं रखेगा। किस प्रकार का लोकतंत्र चाहते हैं आप? किस प्रकार का लोकतंत्र चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है जनता के सामने जाकर अपनी पार्टी का पक्ष रखना।
मगर आपने एक 10 साल तक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जिसकी सभा ही नहीं होती थी, इसलिए आपको थोड़ा आश्चर्य लगता है। थोड़ा पीछे चले जाइए, शायद हो सकता है कि उस वक्त आप इतने ज़्यादा इंटरव्यू न करते हो, मगर थोड़ा पीछे चले जाइएगा तो याद आ जाएगा कि बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने प्रचार किया है। लेकिन आपको ऐसा कभी लगा कि ये ब्रांड मोदी जो है उसके लिए, देखिए ब्रांड मोदी में ज़रा सी भी अगर कहीं कहीं खरोंच आ जाए, खरोंच से मेरा मतलब कि वो इतना जोर लगा दें और पार्टी ना जीत पाए। भैया देखो, सोने को कितना भी घिसोगे ज़्यादा चमकेगा, अंदर से लोहा नहीं निकलता है। ब्रांड मोदी सोने की तरह है, जितना भी इसको घिसोगे ज़्यादा चमक कर बाहर आएगा। तो आप उसका और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं? इस्तेमाल करने का सवाल नहीं है भैया। मोदी जी हर जगह पे चुनाव प्रचार करेंगे ही। मेरी पार्टी के सर्वोच्च नेता है मोदी जी, उनको करना ही चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश में उससे सांसद है, क्यों न करे प्रचार। आपको बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये जो ब्रांड मोदी है आप इसके केयर टेकर हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर इतना विश्वास करते हैं, आप रणनीति बना रहे हैं और वो आते हैं फिर प्रचार करने के लिए। उसका कभी कभी आपको कोई बर्डन, कोई बोझ महसूस होता है? कभी आपको नर्वसनेस होती है कि इतने बड़े ब्रांड को आपको प्रोटेक्ट भी करके रखना है? ये ब्रांड में सत्व ही इतना है, ताकत इतनी है कि इसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मेरी सहायता होती है। इस चुनाव प्रचार में ब्रांड मोदी तो है जैसे आपने बताया, लेकिन नोटबंदी हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो आपको कितना नुकसान या फायदा देने वाले हैं? दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को भरपूर फायदा कर रहे हैं। आपका जो बेस वोटर है, जिसको कि हम ट्रेडर कहते हैं, व्यापारी वर्ग, हमको ऐसा लगा कि नोटबंदी के बाद ये व्यापारी वर्ग परेशान हुआ, थोड़ा नाराज हुआ। देखिए, यूपी का व्यापारियों की असुरक्षा से सबसे ज्यादा परेशान है। यूपी के चुनाव शुरू होने के बाद 13 व्यापारियों की हत्या हो चुकी है यूपी में। 13 व्यापारियों की, चुनाव शुरू होने के बाद, पहले चरण के पर्चे डालने के बाद। तो मैं मानता हूं यूपी का व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान असुरक्षा से। लेकिन अमित जी, नोटबंदी का कितना लाभ हुआ आपको? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये नोटबंदी बैकफायर कर जाए? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आज ही मैंने पढ़ा 110 करोड़ रुपए अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार पकड़े गए हैं, जो कि इधर उधर सप्लाई के लिए जा रहे थे। इसका मतलब लोगों के पास अभी भी अवैध धन है? नहीं, वो तो रहेगा ही। हमने अवैध धन देश की राजनीति में से बाहर जाए, काला धन बाहर जाए, इसके लिए इस बार बजट में वित्त मंत्री एक कानून लेकर आने वाले हैं बजट सेशन में, जो बॉन्ड होगा। जिसको भी देना है वो चेक की जगह बॉन्ड लेकर देगा, तो आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। और दूसरा, चंदे की मर्यादा, जो अनआइडेंटिफाइड चंदे की मर्यादा 20,000 रुपया थी, उसको घटाकर हमने 2,000 कर दिया है। तो अपने आप चुनाव के अंदर से काला धन बाहर जाएगा। लेकिन अभी नहीं गया है, ये आप मानते हैं? नहीं, देखिए, ये एक प्रोसेस है जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हुई है। एक लंबा समय चलेगा, मगर हमने दिशा सही पकड़ी है और गति भी सही है। आज जब मैं आपसे पूछने के लिए सवाल बना रहा था और रिसर्च कर रहा था, तो मैं देख रहा था 43 साल के अखिलेश यादव हैं, 46 साल के राहुल गांधी हैं, और वो अपने आप को यूपी के लड़के बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यूपी के जो लड़के हैं। फिर मैंने आपकी एज के बारे में रिसर्च किया, तो मैंने ये देख के काफ़ी हैरान हुआ, आप राहुल गांधी से सिर्फ 6 साल ही बड़े हैं। चलिए, अब राहुल जी को मालूम भी पड़ जाएगा। तो कभी आप, मतलब आप भी अपने आप को एक युवा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी आप ये बात कहते नहीं। मगर मैं एक कार्यकर्ता हूं भैया, बचपन से 12 साल का था तब से कार्यकर्ता बना हूं, एक ही पार्टी में काम किया है, और बूथ पर पोस्टर चिपकाते चिपकाते बूथ का इंचार्ज था मैं नारायणपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे ऐसे लेबल चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा ही पार्टी का परिचय ही मेरा परिचय है। पर आप इन सब लड़कों के मुकाबले हमेशा इतने गंभीर क्यों बने रहते हैं? आपकी जो छवि है वो एक बहुत गंभीर नेता की है। ये जानबूझ के आपने बनाया या आप सच में ऐसे ही हैं? अब हर आदमी की एक छवि होती है, एक प्रकृति होती है, और मैं मानता हूँ समस्याओं का निराकरण करने वाले लोग जो होते हैं वो गंभीर और संजीदा हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अमित जी, मायावती का एक वोट गणित है, यानी दलित प्लस मुस्लिम। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का भी एक वोट गणित है जो उन्होंने लगाया, यादव प्लस मुस्लिम। बीजेपी का वोट गणित क्या है? क्योंकि मैं आज एक ब्रेकअप भी लेकर आया था। मैं समझा दूं भैया, जी, आप अब बहुत लंबे समय तक इस प्रकार के गणितों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना जर्नलिस्ट बढ़ पाएंगे, ना राजनेता। हमारा गणित समझाता हूँ। हमने किसानों के लिए हमारे घोषणा पत्र के अंदर ऋण माफी की घोषणा की है। हमने किसानों को
ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की है। हमने किसानों के पशुधन की रक्षा के लिए कत्ल खाने बंद करने का निर्णय किया है। हमने किसानों के लिए 40 डेयरी बनाने का निर्णय किया है। तो मेरा वोट बनता है किसानों का। हमने युवाओं को 1 GB इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप देने की बात करी है। वर्ग 3 और 4 के इंटरव्यू में से नौकरियां देने के लिए इंटरव्यू समाप्त करने की घोषणा की है। 10 नए विश्वविद्यालय, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने की बात कही है। तो मेरा वोट बैंक बनता है युवाओं का। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात करी है। 100 पुलिस थाने महिलाओं के लिए अलग से बनाने की बात की है और 100 अदालतें अलग बनाने की बात की है। लड़कियों की शिक्षा को हमने पूर्णतया कॉलेज तक मुफ्त कर यूपी की बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने का निर्णय किया है। तो मेरा वोट बैंक बनता है महिलाओं का। इस प्रकार से कानून और व्यवस्था के लिए भी हमने बहुत सारे प्रोविज़न किए। एंटी भूमाफिया स्क्वाड बना है, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है। इस प्रकार की कानून और व्यवस्था के कारण पूरे यूपी का 18 करोड़ का लोगों का मेरा वोट बैंक बनता है। मैं मानता हूँ ये कोई वोट बैंक, ये चारों वोट बैंक के नज़दीक भी नहीं आए। तो अब आप इसको तोड़ना चाहते हैं कि 19% अपर वो कास्ट, टूट चुका है 2014 में। 12%, आप जल्दी, 20%। आप मीडिया के लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते। ये टूट चुका है 2014 में। और आपका कहने का मतलब है कि बाकी के जो मायावती और अखिलेश यादव हैं ये अभी पुराने गणित से ही चल रहे हैं। बिल्कुल पुराने गणित से चल रहे हैं, उनको भी यही रास्ते पर आना पड़ेगा। मैं आपका मैनिफेस्टो देख रहा था और राम मंदिर के बारे में देख रहा था। राम मंदिर को आपने 24 पन्ने के मैनिफेस्टो में नंबर 20 नंबर पेज पर रखा है और सिर्फ एक सांस्कृतिक विरासत कहकर आपने कह दिया कि हम संभावनाओं की तलाश करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे बन सकता है। ये आपका बहुत पुराना वायदा था। अब ऐसा लगता है कि आप इसको सिर्फ एक घोषणा पत्र में एक लाइन डालने के लिए आपने इसको रखा हुआ है। जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, पहले से भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और ये पहला चुनाव नहीं है, कई चुनाव आ चुके हैं। हमने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण संवैधानिक तरीकों से होगा। या तो कोर्ट ऑर्डर से हो सकता है या आपसी समझ से हो सकता है, आपसी सहमति से हो सकता है। उसके आगे आप कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते? नहीं, यही बहुत बड़ा कमिटमेंट है और कोई पार्टी ने इतना कमिटमेंट नहीं किया है। पर कोर्ट ऑर्डर से जो होगा वो तो सारी पार्टी को हर को करना ही पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे हमने समाजवादी इसके हो। लिए सक्रियता से प्रयास कर रहे हैं। क्या आपकी कैलकुलेशन में कहीं ये भी है कि हो सकता है कि हंग असेंबली भी आ जाए और उस वक्त आप क्या करेंगे? दूर दूर तक नहीं है सुधीर जी। मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, यहाँ से गाड़ी लेकर आप लखनऊ पहुँच जाइए तो आपको मालूम पड़ जाएगा सरकार किसकी बननी, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। घोषणा और पत्र गाड़ी लेकर निकलिए, हर 10 किलोमीटर को किसी को पकड़कर पूछते रहिए, कहीं ढाबे पे खाना खाइए, कहीं ढाबे पर चाय पीजिए, तो मालूम पड़ जाएगा सरकार किसकी बन रही है। घोषणा पत्रों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो बहुत सारे लोगों का आपके ऊपर ये भी आरोप है कि काफ़ी चीज़ें आपने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र से इधर ले ली हैं। जैसे डायल 100, नाम आपने डायल 100 नहीं रखा लेकिन चीज़ वही रखी है। नहीं, देखिए, जैसे लैपटॉप, उसमें सिर्फ आपने 1 GB डेटा एक्स्ट्रा डाल दिया ना, ऐसा नहीं है। आप डिटेल अभ्यास नहीं किए। डायल 100 के लिए अभी सिर्फ कॉस्मेटिक तरीके से इसकी घोषणा की है। मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर रास्ते में कोई तकलीफ पड़ती है, आप फ़ोन करोगे तो 45 मिनट के पहले गाड़ी नहीं आएगी। मैं गारंटी देता हूँ आपको। हमने कहा है कि ये डायल 100 की गाड़ियों का जाल ऐसा बुना जाएगा जिससे फ़ोन करने के 15 मिनट के अंदर ही यूपी के किसी भी इंटीरियर एरिया में पुलिस की सहायता उपलब्ध होगी। ये दोनों में बड़ा अंतर है। दूसरा, लैपटॉप, आप जो कहते थे अभी फिर से कहोगे कि आप कम्युनलाइज कर रहे हो। लैपटॉप बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर बांटे गए हैं। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बांटे गए। हमने कहा है जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर हर युवा को लैपटॉप देंगे। दोनों में बड़ा अंतर है। हमारे लिए ये युवा को दुनिया से जोड़ने का एक रास्ता है, उनके लिए वोट पाने का रास्ता है। दोनों के मूलभूत सोच में बड़ा अंतर है। आपने सांप्रदायिकता की बात की। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। सपा बसपा ने प्रोरेटा से ज़्यादा ही दे दिए। नहीं, पर जितना मान लीजिए आज अगर 19% मुसलमान हैं इस राज्य में, तो आपको एक भी ऐसा चेहरा नज़र नहीं आया जिसको आप टिकट दे सके बीजेपी का? देखिए, हम विनेबिलिटी के आधार पर देखते चुनाव का टिकट देते हैं और टिकट देने में हम हिंदू मुस्लिम धर्म को नहीं देखते हैं।
130 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिसको कहा जाता है कि वो अल्पसंख्यक बाहुल सीटें हैं, और जिसने भी सरकार बनाई है इससे पीछे, वो जब तक उन सीटों पर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करता तब तक सरकार नहीं बनाई जा सकती। आपने इस बारे में कैसे, जब तक आपने ऐसे सुधीर जी, कैंडिडेट आपको नहीं मालूम लिए- नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारी 2 बार सरकार बन चुकी है जी, यही कॉम्बिनेशन में, और उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीट यही कॉम्बिनेशन में हम लोकसभा में भी जीत चुके हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है अभी? चेंज होगा, जब राजनीति चेंज होती रहेगी चेंज होगा, मगर इट डजंट मीन कि हम जीतेंगे नहीं। अब मेरे आखिरी के 2-3 सवाल हैं। 5 राज्यों में आपका आकलन अभी तक कैसा? भी तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, लेकिन पंजाब देखिए, भी है, गोवा भी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा में हम निश्चित रूप से अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। एक पंजाब में मध्य त्रिकोणीय कांटे की टक्कर है, अभी इसका अनुमान लगाना उचित नहीं होगा, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। जो अनुमान लगाते हैं वो मुझे लगता है कि सच नहीं है। और मणिपुर का जहाँ तक सवाल है, कुछ थोड़े समय में, सबसे अंतिम चुनाव है वहाँ पर, तो थोड़े समय में चुनाव शेप लेगा वहाँ पर। पंजाब में आपको ऐसा एहसास हुआ कि अकाली दल की जो एंटी इनकम्बेंसी वेव थी वो आपके लिए एक बोझ बनकर रह गई थी इस बार? नहीं, देखिए, 10 साल से सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी होती ही है, मगर अकाली दल और भाजपा युति की कुछ स्ट्रेंथ भी है, ऐसा नहीं है। अब पोलिंग हो चुकी है, मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क कुछ होने वाला नहीं, बट भविष्य में आप इस पर कुछ रिकंसिडर करेंगे कि आपको अकाली दल के साथ अभी रहना चाहिए कि नहीं? देखिए, इसके बारे में रिकंसिडरेशन का सवाल नहीं है, मगर हर चुनाव के बाद पार्टी की एक आंतरिक कमेटी चुनाव के परिणामों का विश्लेषण भी करती है और पार्टी की रणनीति के बारे में, भविष्य की रणनीति के बारे में चिंता भी करती है। आर्टिकल 370, कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर, बीजेपी ट्रेडिशनली ये 3 मुद्दों के लिए जानी जाती है। पहले आप कहते थे हमारी सरकार जब आएगी तो हम कुछ करेंगे, अभी तो हम विपक्ष में हैं, फिर सरकारें भी आनी, आपकी केंद्र में भी आ गई, राज्यों में भी आनी शुरू हो गई, लेकिन इन तीनों ही मुद्दों पर कोई प्रगति देखने को नहीं मिली। तो आपका जो ट्रेडिशनल सपोर्टर है वो आज ये पूछता है कि भाई इन तीनों पर क्या हुआ? देखिए, आप एकदम एपरेंट एनालिसिस कर रहे हैं। ये तीनों वैचारिक मुद्दे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंच गया ट्रिपल तलाक पर। हमने स्पष्टता से स्टैंड लिया है कि इस देश की मुस्लिम महिला को भी अपने अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है, और हम ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर देश की मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं। ट्रिपल तलाक जायज़ नहीं होना चाहिए। हमने हमारा पक्ष बोल्डली सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, ऐसा नहीं है। और मैं मानता हूं कि मुस्लिम महिलाओं में बहुत बड़ी चर्चा है इस चीज़ की। सिर्फ सपा, बसपा और कांग्रेस को चाहिए कि वो अपना स्टैंड स्पष्ट करे ट्रिपल तलाक पर। इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, आपने अभी अभी बताया कि 18% या 19% मुसलमान हैं, मगर ये तीनों पार्टियां ये कहती ही नहीं है कि ट्रिपल तलाक के बारे में उनका क्या मानना है। हमने कह दिया कि हम मानते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। कभी ऐसा दिन आएगा जब मुसलमान वोटर बीजेपी को वोट देना शुरू करेगा? आपको लगता है कभी ऐसा आप ये अचीव कर पाएंगे? देखिए, काफ़ी जगह पे हमें मिलते भी है वोट, और जब धर्म और जाति चुनाव का आधार नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से मिलेगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, गुजरात में स्थिति बीजेपी की काफ़ी ऊपर नीचे होती रही हाल ही में। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अमित शाह गुजरात में वापस जाकर हो सकता है एक दिन गुजरात के मुख्यमंत्री फिर से बन जाएं। क्या आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में ऐसा है? अब कोई सवाल ही नहीं है। विजय भाई को अभी अभी पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है, और गुजरात में हमारी स्थिति कई बार ऊपर नीचे मीडिया के थर्मोमीटर में होती रहती है। हम 1990 से आज तक एक भी चुनाव गुजरात में नहीं हारे हैं, ना इस साल वाला भी हारेंगे। बहुत सारे लोग आपके इस कॉन्फिडेंस को एरोगेंस समझ लेते हैं। देखिए, बहुत पतली भेद रेखा होती है। मुझे लगता है एरोगेंस ये नहीं है, परफॉर्मेंस का कॉन्फिडेंस है। आखिरी सवाल, बीजेपी का चाणक्य उत्तर प्रदेश में यूपी के लड़कों से लड़ रहा है। इस लड़ाई में आपको कितना मज़ा आ रहा है? और एक आपसे आपका कैलकुलेशन हम जानना चाहते हैं, अपना भी और बाकियों का भी। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, हम पहले 3 चरण में 140 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। चौथे चरण का मतदान होने के बाद मैं बताऊंगा। और राहुल गांधी का भविष्य क्या देखते हैं आप?
लड़कों का, मैं दोनों लड़कों का वो भविष्य तो आपसे पूछ कांग्रेस रहा हूं। पार्टी ने तय करना है, और इनका अखिलेश जी का उनके चाचा और पिताजी ने तय करना है। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और इंतज़ार रहेगा 11 मार्च का, और उसके बाद फिर आपके इस कैलकुलेशन को हम मैच करेंगे कि जनता का जो कैलकुलेशन है और आपका कितना जी मैच करता सुधीर जी, मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ना, है। जी और सोच समझ कर बोल रहा हूँ। नहीं, अच्छा है, आपकी ये जो मुस्कुराहट है ये बहुत कुछ कह रही है। आपको शुभकामनाएं हमारी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।